नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसमें हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, जबकि आपको बहुत सारा डिटेल पढ़ाया जा रहा है। दूसरे वीडियोस में आप देखेंगे तो बहुत डिटेल में चर्चा की जा रही है, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू स्टडीज़। ओके, इट इज़ रिलेटेड टू स्टडीज़, बट एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन लगभग इसमें से आता है, और वो जो एक क्वेश्चन है वो इसके की पॉइंट्स में से आता है। आपको कोई 2005 एनसीएफ पर पीएचडी नहीं करनी है, हमें पीएचडी की जगह इसको की पॉइंट्स पर हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि इसके की पॉइंट्स क्या हैं। तो देखते हैं इसमें कि इसके की पॉइंट्स क्या हैं जो आपको याद रखने हैं। अदरवाइज अननेसेसरी चीज़ों को इकट्ठा करना, अननेसेसरी चीज़ों को समझना और उनको अपने माइंड में कंपाइल करना, ये सब एक टाइम वेस्टेज है। तो बेटर है कि हम की पॉइंट्स पर ही इस पर फोकस करें। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो डिज़ाइन किया गया, क्योंकि हम सभी जानते हैं क्या कि परिवर्तन जो है वो समाज में होता ही रहता है, हमेशा परिवर्तन जो है वो जीवन का एक अभिन्न अंग है। उसी तरह से शिक्षा में भी जब से भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की उसके बाद परिवर्तन जो है वो वांछनीय हो गया, अपेक्षित हो गया। वैसे तो नीति निर्देशक तत्व बताए गए, लेकिन नीति निर्देशक तत्व में हमने जब और प्रगति करी भारत देश ने, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी लोगों का रुझान बढ़ा, शिक्षा के क्षेत्र में लोगों की भूमिका बढ़ी, दायित्व बढ़े, और फिर कई प्रकार के संशोधन किए गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण संशोधन माना जाता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। और उसमें क्या बात बताई गई, ये यशपाल जी की अध्यक्षता में राष्ट्र फोकस का निर्माण किया गया, यानी कि एक दल का निर्माण किया गया, और उस दल की क्या जिम्मेदारी थी कि शिक्षा के क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन करना, संशोधन करना और उसे परिमार्जित करना। तो यशपाल जी की अध्यक्षता में राष्ट्र फोकस का निर्माण किया गया। इट वाज अ काइंड ऑफ ग्रुप, अ मीटिंग, जिसमें 2005 का आरंभ रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सभ्यता और प्रगति के उद्धरण से किया गया। तो सभ्यता और प्रगति का जो उद्धरण है, यहाँ से 2005 के लिए क्या लिया गया, इसका आरंभ यहाँ से होता है। तो आरंभ है प्रचंड, तो हमने ये आरंभ कर लिया है। उसके बाद हमें 2005 के लिए 5 चैप्टर्स याद रखने हैं, बिकॉज 2005 एनसीएफ इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 5 चैप्टर्स, और उन 5 चैप्टर्स में क्या क्या उसका जिस्ट है, क्या क्या सार है, निष्कर्ष है, वो हमें ध्यान में रखना है कि चैप्टर 1 में क्या बताया गया है। तो शिक्षा की गुणवत्ता और सामाजिक संदर्भ इसमें चर्चा की गई है। प्रथम पाठ में, एनसीएफ के प्रथम पाठ में क्या चर्चा की गई है, शिक्षा की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये क्वालिटी एजुकेशन हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, इस पे बात की, और सामाजिक संदर्भ, यानी कि समाज को शिक्षा से कैसे जोड़ा जाए, स्कूल के लोगों को समाज से कैसे जोड़ा जाए, ये सारी बातें इस चैप्टर 1 में की गई। चैप्टर 2 में क्या बताया गया है, ज्ञान की प्रकृति बताई गई है कि नेचर क्या है एजुकेशन का, हाउ इट कैन बी delivered and how it can be achieved at its best। तो यहाँ पर सर्वोत्तम प्राप्त करने के लिए, ऑप्टिमम इसका जो लेवल है वहां तक पहुंचने के लिए इसकी प्रकृति को समझना होगा। तो चैप्टर 2 में ज्ञान की प्रकृति को बताया गया है, दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ एजुकेशन, और सीखने की कार्यनीति। देखिए, अधिगम पर हम ऑलरेडी अपने वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं, और वो सब चीज़ें आप सीख भी चुके हैं। तो यहाँ पर भी चैप्टर 2 में यही बात की जा रही है कि सीखने की जो कार्यनीति होनी चाहिए, सीखने की जो अप्रोच होना चाहिए, जो अधिगम का जो अप्रोच होता है वो कैसा होना चाहिए, इसकी डिटेल डिस्कशन चैप्टर 2 में किया गया है। चैप्टर 3 में क्या किया गया है, चैप्टर 3 में आपको पाठ्यचर्या के संबंधित सुझाव दिए गए हैं, और चैप्टर 4 में बताया गया है कि कक्षा का वातावरण कैसा हो। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, फूल पत्ती बना लीजिए इसको, कि चैप्टर 4 में बताया गया है कि कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, यानी कि इसमें सक्रिय रूप से भागीदारी, भूमिका किस किस की होनी चाहिए, वातावरण कैसा होना चाहिए, बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं, इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पर बच्चे जो अधिगम की जो प्रक्रिया कराई जा रही है उसमें बच्चों की सहभागिता कितनी
कितनी है, उनकी भूमिका कितनी है, बाल केंद्रित जो शिक्षा है उसका साक्षात्कार हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, टीचर्स जो है वो बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो एक सुविधा प्रदाता के रूप में बच्चे की हर पहलू में सहयोग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। जैसे हमने फ्लैंडर्स का इंटरैक्शन मॉडल पढ़ा था, और इंटरैक्शन मॉडल में भी हमने जो 10 पॉइंट्स पढ़े थे उसमें क्या था, अंतर क्रिया पे बेस था वो पूरा मॉडल। उसी तरह से यहाँ पर कक्षा का वातावरण से संबंधित जो है उसको बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है कि क्लासरूम का एटमॉस्फेयर बच्चे के मन मस्तिष्क पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। अ बिग इम्पैक्ट इन द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स व्हेन दे आर इन द क्लास। तो अब यहाँ पर इसको भी स्टडी किया जाना चाहिए। एनसीएफ 2005 के चैप्टर 4 में यही बात को उठाया गया कि कक्षा के वातावरण पे भी इसमें गहन चर्चा की गई है और बताया गया है दैट how we can achieve the things at its optimum level। और चैप्टर 5 में बताया गया है कि बच्चों की सीखने की इच्छा को समृद्ध करें, न कि सिर्फ सूचनाएं दें। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बच्चों को इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, क्या करना है, उनकी सीखने की इच्छा को भी इम्प्रोवाइज करना है, समृद्ध करना है, उनमें प्रगतिशील बिहेवियर जो है वो आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें चैप्टर 5 में डिस्कस की गई हैं कि केवल मात्र अगर बच्चों को सूचनाएं दी जाएं, तो गूगल पे भी तो यही हो रहा है। Google is not the platform of education or knowledge or wisdom. It is simply providing the information। हमने उससे पूछा कि आग्नेय चट्टानें क्या होती, तो गूगल ने जवाब दे दिया आग्नेय चट्टानें ये होती। फिर हमने पूछा कि भाई अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति क्या थी, तो उसमें बता दिया उसकी बाजार नीति ये थी। लेकिन यहाँ पर क्लासरूम में इसका इंफॉर्मेशन जो है, ये उद्देश्य इसका लेक्चर डिलीवरिंग का इंफॉर्मेशन देना नहीं होता है। यहाँ पर एक क्लासरूम में जब पढ़ाया जाता है तो उसमें सूचनाएं देने की जगह क्या होना चाहिए, बच्चे की प्रगति होनी चाहिए, बच्चे की इच्छाएं जो हैं वो समृद्ध हो जाएं, उसकी भावनाएं जो हैं वो सुदृढ़ हो जाएं, और समस्या समाधान का कौशल, हम कहते हैं ना हमारा एजुकेशन सिस्टम ही बेकार है। अगर बच्चे को पहले ही ये बता दिया जाता तो शायद आज वो ये गलती नहीं करता। आजकल हम अपने जो मोबाइल फ़ोन से उसमें वीडियोस में बहुत सारे स्पिरिचुअल जो योगीज आ गए हैं उनके बारे में हम सुनते हैं, उनसे हम सुनते हैं बहुत सारे लेक्चर्स। लेकिन अब ये लेक्चर्स किस काम के, बिकॉज ऑलरेडी वी आर क्रॉसिंग द मैच्योरिटी स्टेज। अब हम ऑलरेडी मतलब जो 45 और 50 के हो गए हैं उनको बहुत अच्छा लगता है कि वो योगीज के वीडियोस देखें, उससे जानकारी प्राप्त करें, दिस इज ऑल। और ज़्यादा अच्छे समझदार और प्रगतिशील व्यक्ति हम समाज के बने। लेकिन अगर यही चीज़ें, ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं होती है, द सिंपलेस्ट वे, यही चीज़ें अगर हम बच्चों को क्लासरूम में प्रदत्त दे पाएँ तो इससे बेस्ट और कुछ हो ही नहीं सकता है। बिकॉज वी आर नॉट हियर टू सिंपली प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, वी आर हियर इन द क्लासरूम, द टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू इम्प्रोवाइज द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पर बच्चों के स्तर में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, प्रगति होनी चाहिए, वो अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन उनको खुद महसूस हो और समस्या समाधान का कौशल वो खुद विकसित कर पाए। ये उद्देश्य होता है किसी भी चीज को पढ़ाने का, ज्ञान को देने का, न कि सिर्फ सूचनाएं देना कि देखो भाई यहाँ पर ऐसा होता है, यहाँ पर ऐसा होता है। तो उस वजह से ये, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आप मिट्टियाँ पढ़ा रहे हैं, काली मिट्टी पढ़ा रहे हैं, फिर उसमें आपने ज्वालामुखी की बात करी, फिर वॉल्केनिक इरप्शन की बात करी, फिर ज्योग्राफी के ही टच में आपने बता दिया कि यहाँ पर ये जो पर्वतीय प्रदेश है ये जो काली मिट्टी का प्रदेश है, इस काली मिट्टी में कपास का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। कपास का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है तो इसको गोल्डन क्रॉप भी कह दिया गया। अब ये गोल्डन क्रॉप जो है इससे हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी होती है, और आर्थिक स्थिति अच्छी होने के बाद समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी हम डिस्कस कर लें। तो इस तरह से जो इस सब डिस्कशन का जो इम्प्रिंट बच्चे के मस्तिष्क पर बनेगा वो बहुत ही ज़्यादा शानदार बनेगा, और उसकी इच्छाएं प्रबल होंगी किससे संबंधित, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, समस्या समाधान के लिए। वो पूरी रूप से एक सशक्त व्यक्ति बन जाएगा। तो इस तरह से आपका जो ये पूरा डाटा डिलीवरिंग का जो चीज़ें हैं ये सिर्फ और सिर्फ सूचना प्रदाता के रूप में नहीं, सुविधा प्रदाता के रूप में नहीं, बल्कि बाल केंद्रित शिक्षा को देखते हुए उसकी जो नींव है उसको इतनी अच्छी तरह से मजबूत किया जाए कि बच्चा हर परिस्थिति में अपने आप को सक्षम महसूस कर सके। ये सारी चीज़ें कौन से चैप्टर में बताई गई है, कौन से अध्याय में बताई गई है? अध्याय 5 में बताया गया है।
फिर हमें डिस्कस करना है कि 2005 में और कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं वो ये है कि ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना एनसीएफ 2005 में बहुत ज़रूरी माना गया कि जितना भी ज्ञान है उसको सिर्फ और सिर्फ विद्यालय जो कंपाउंड है वहाँ तक सीमित नहीं रखना है, इसको आगे भी विस्तार करना है, समाज से इसको जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर स्कूल क्या है, एक लघु समाज है। तो बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना, राष्ट्र मूल्य विकसित करना, पर्यावरणीय मुद्दों को शामिल करना कि अभी जो कोरोना आया यहाँ पर इस कोरोना में हमने देखा कि भाई ये प्लास्टिक से और ज़्यादा ये बहुत जल्दी ये जो है ये प्लास्टिक पर ज़्यादा एक्टिवेट रहता है, कई घंटों तक एक्टिवेट रहता है। तो पर्यावरणीय मुद्दों को भी हम अगर स्कूल में उठाएं तो इससे बच्चों पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सहशैक्षिक गतिविधियों में अभिभावकों को जोड़ना, जैसे हमने देखा एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी डिज़ाइन की गई है, उसमें अभिभावक जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, वो अपनी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करते हैं। तो यहाँ पर एनसीएफ में भी यही बोला गया है कि यहाँ पर पेरेंट्स को भी स्कूल से जोड़ा जाए। शारीरिक दंड जो पनिशमेंट देते हैं टीचर्स बच्चों को, उसको समाप्त कर दिया जाए, मातृभाषा का प्रयोग किया जाए और 1 घंटा पुस्तकालय अध्ययन को समर्पित किया जाए। इस तरह से बहुत सारे अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फ्लेक्सिबल पॉइंट्स, संशोधन वाले बिंदु यहाँ पर एनसीएफ 2005 में रखे गए। तो ये बिंदु आपको याद होने चाहिए। ये जो संदर्भ है जिसका आरंभ जहाँ से किया गया है, सभ्यता और प्रगति, सभ्यता और संस्कृति, ये वाला पॉइंट आपको याद होना चाहिए। प्लस इसमें चैप्टर्स कितने, ये याद होना चाहिए। इन चैप्टर्स में मुख्य विषय वस्तु में किससे रिलेटेड इसमें गहन चर्चा की गई है, वो बात आपको याद होनी चाहिए। तो इस तरह से 2005 का जो फ्रेमवर्क है वो आपको याद हो चुका है। और याद नहीं हुआ है तो इसको वापस रिपीट करके देखिए कि मैंने 5 चैप्टर्स क्या बताए हैं, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बताए। दैट्स इट। बाकी एनसीएफ में आपको कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको बस एक पूरा खाका पता होना चाहिए, एक प्रारूप पता होना चाहिए कि एनसीएफ 2005 में बेसिकली किस पर चर्चा की गई है। तो ये बाल केंद्रित शिक्षा पर चर्चा की गई है कि कैसे इसको समुन्नत किया जाए, कैसे इसको प्रोन्नत किया जाए, प्रमोट किया जाए, कैसे बच्चों की जो मानसिक क्षमताएं हैं उसको उद्वेलित करके उनकी प्रगति में 100% स्कूल की तरफ से दिया जाए। तो ये सारी चीज़ों का डिस्कशन एनसीएफ 2005 में हुआ। और इसके बाद फिर से एक दूसरा बहुत अच्छा कानून आया, दैट इज़ कॉल्ड आरटीई एक्ट, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। और इस अधिनियम में और गहन चर्चा की गई, किससे संबंधित, बच्चों के विकास से संबंधित। तो ये विकास से संबंधित जो आरटीई 2009 में चर्चा की गई है उससे भी रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट बिंदु जो हैं वो इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं और जान लेते हैं कि एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। वो प्रारूप हमारे माइंड में भी बन जाना चाहिए और जैसे ये प्रारूप आपके माइंड में बनेगा, सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। करेक्ट। 2005 देखा, उसके की पॉइंट्स देखे। अब हम 2009 देख रहे हैं। 2009 में भी जो संशोधन किया गया वो परिस्थितियों को देखते हुए किया गया। मापदंडों में थोड़ा सा संशोधन आवश्यक होता है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे ज़रूरी हो जाता है कि जैसे जैसे परिस्थितियाँ परिवर्तित होती जा रही हैं उसी तरह से शिक्षा जगत में भी कुछ संशोधन किए जाएं। तो उसी तरह से आरटीई 2009 भी एक संशोधित प्रकरणी है और इसमें संशोधन के माध्यम से शिक्षा को और अधिक विकसित करने की कोशिश की गई। जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो यहाँ से पुटअप किए जाते हैं कि कौन कौन सी डेट में कौन कहाँ से ये पारित किया गया। तो हम देख रहे हैं कि 20 जुलाई 2009 को कहाँ पर पारित हुआ, ये राज्यसभा में पारित हुआ। ये डेट आपको याद रखनी है कि 20 जुलाई 2009 में ये राज्यसभा में पारित हुआ था, 4 अगस्त 2009 को ये लोकसभा में पारित हुआ था, 26 अगस्त 2009 को ये राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था और 16 फरवरी 2010 को भारत सरकार ने एक अधिसूचना द्वारा इस आरटीई एक्ट को, दैट इज कॉल्ड राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसे लागू कर दिया जम्मू कश्मीर को छोड़कर। तो ये कब हुआ? 16 फरवरी 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को ये संपूर्ण देश में लागू हो गया। सॉरी, इस पॉइंट को वापस रिपीट करें, 16 फरवरी 2010 को
भारत सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई और अधिसूचना के बाद 1 अप्रैल 2010 को ये संपूर्ण देश में लागू किया गया। मींस फूल्स डे जो आप करते हैं 1 अप्रैल को फूल्स डे, तो फूल्स डे पे ये संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। और राजस्थान में कब इसकी अधिसूचना जारी की गई? 29 मार्च 2011। ये सारे के सारे जो डेट्स हैं ये आपको याद होनी चाहिए, इसीलिए मैंने इसको लिख के पहले से ही डिजाइन करके रखा ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। अब इसमें 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं और एक अनुसूची है, ये भी आपको याद होना चाहिए। प्लस इसके जो अध्याय है 7, उसकी हम मोटा मोटा चर्चा कर लेते हैं कि क्या बात की गई है 7 अध्याय में। पहले अध्याय में प्रस्तावना है, दूसरे अध्याय में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम है, तीसरे में समुचित सरकार है, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता की चर्चा होती है, विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व जो है वो अध्याय 4 में है। आपको ये भी याद रखना है कि सबसे बड़ा अध्याय जो है वो अध्याय 4 है। 5 में क्या बात की गई है? प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार करना, ये अध्याय 5 में बात की गई है। देखिए प्रारंभिक शिक्षा, यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा नहीं है, प्रारंभिक शिक्षा। अब 6 में क्या बात की गई है? बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005, ये 6 अध्याय में बात की गई है और 7वें अध्याय में प्रकरण है। तो इनका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट धाराओं की। धारा 3 में क्या कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 8वीं तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ये आपको याद रखना है। धारा 4 में आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, ये कौन सी धारा में है? ये धारा 4 में। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। दीज आर इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट धाराएं हैं जो मैं आपको बता रही हूं और इन्हीं इंपॉर्टेंट धाराओं में से प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम के लिए। धारा 5 में बताया गया है कि एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण जो किया जाएगा उसमें किसी प्रकार की रोक टोक नहीं की जाएगी। धारा 6 में बता रखा है कि कक्षा 1 से 5 में 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होना चाहिए और कक्षा 6 से 8 वाले बच्चों के लिए कितने दायरे में? 3 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय होना चाहिए। ये कौन से धारा में बता रखा है? धारा 6 में। धारा 10 में क्या बता रखा है? माता पिता के दायित्व, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पेरेंट्स, ये किस में बता रखा है? धारा 10 में। धारा 12 में बता रखा है, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है कि धारा 12 में क्या है, तो 25% सीटें गरीब, दुर्बल और वंचित वर्ग के बालकों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। ये किसमें बताया गया है? धारा 12 में। और धारा 13 में क्या है कि किसी प्रकार की डोनेशन स्कूल नहीं लेगा और माता पिता का साक्षात्कार, यानी कि इंटरव्यूज, जो पेरेंट्स के भी इंटरव्यूज होते हैं, जैसे कि दिल्ली में कई स्कूल में ये ट्रेंड है कि पेरेंट्स के भी इंटरव्यू लिए जाते हैं, तो यहाँ पर सरकार ने पेरेंट्स के इंटरव्यूज जो है गवर्नमेंट स्कूल में लेने से मना कर दिया। और क्या बताया कि विद्यार्थी को विद्यालय से रोका नहीं जाएगा जब तक प्राथमिक शिक्षा वह पूरी न कर ले। जब तक उसकी प्राथमिक शिक्षा, राइट, प्राथमिक शिक्षा जब तक पूरी ना हो जाए उसे विद्यालय में रोका नहीं जाएगा, ठीक है, विद्यालय से रोका नहीं जाएगा। धारा 17 में बता रखा है किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा। धारा 21 में हम सभी जानते ही हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन। फिर धारा 23 में क्या बात की गई है? अध्यापक की योग्यताओं के बारे में, व्हाट आर दी एलिजिबिलिटीज ऑफ अ टीचर, ये धारा 23 में बात की गई है। 24 में शिक्षकों के उत्तरदायित्व की बात की गई है, ठीक है, इसमें योग्यता को जिसको हम कहते हैं कि एलिजिबिलिटी, और उत्तरदायित्व यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, 24 में बात की गई है। धारा 27 में बताया गया है कि शिक्षक जनगणना, चुनाव और आपदा राहत कार्यों के अलावा और किसी कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे। तो कौन से 3 कार्यक्रम है? जनगणना, चुनाव और आपदा राहत कार्यों के अलावा जो टीचर है वो और किसी भी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। धारा 28 में क्या बताया गया है? कोई भी अध्यापक निजी शिक्षण नहीं करेगा। अभी कई वीडियोस में टीचर्स कह रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट टीचर्स जो हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत साबित की है केवल उन्हीं से पढ़ें, और जो टीचर्स जो हैं प्राइवेट में हैं जो अपने बहुत ज़्यादा हुनर रखते हैं, जो बहुत अच्छे पढ़ाने की काबिलियत रखते हैं, उनसे ना पढ़ें, सिर्फ गवर्नमेंट टीचर से ही पढ़ें। तो यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर्स के लिए स्ट्रिक्ट निर्देश दिए गए हैं RTE 2009 वाले उसमें भी, अधिनियम में भी, कि धारा 28 में
बता रखा है कि ये कोई भी किसी भी तरह का निजी शिक्षण नहीं कराएंगे, जबकि यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि ऑल दी रेस्पेक्टेड टीचर्स हु आर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट स्कूल दे आर डूइंग दिस काइंड ऑफ प्राइवेट टीचिंग, और ये प्राइवेट टीचिंग कराते हैं जो कि एक अपराध है, लेकिन अपराध होने के बावजूद भी ये प्राइवेट टीचिंग करा रहे हैं। और जो प्राइवेट सेक्टर में जो टीचर्स हैं जो अपनी काबिलियत रखते हैं, जिनमें पढ़ाने का हुनर है, उनको ये इन नई प्रतिभाओं को आने नहीं देना चाहते। इस वजह से यहाँ पर निजी शिक्षण को इस अधिनियम में, देखिए मैं कोई व्यक्तिगत विचार नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ ये जो बात की गई है धारा 28 में उससे संबंधित अपनी बात प्रस्तुत कर रही हूँ कि कोई भी शिक्षक निजी शिक्षण नहीं कराएगा। कोई भी अध्यापक प्राइवेट टीचिंग अगर कराता है तो वो प्राइवेट टीचिंग एक दंडनीय अपराध होगा, राइट। फिर कौन सी धारा की बात की गई है? धारा 29। इसमें बताया गया है कि सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया है और मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। ये कौन सी धारा में है? धारा 29 में, 29 में। धारा 30 में है कि 8वीं बोर्ड परीक्षा की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जाए, और धारा 38 में है कि राज्य सरकार अपने अनुसार इस अधिनियम में संशोधन कर सकती है। कौन सी धारा में बताया है? धारा 38 में। तो ये सारी इंपॉर्टेंट धारा हमने डिस्कस की है जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, प्लस हमने डेट्स भी देख ली हैं कि कहाँ कहाँ पर राज्यसभा में कब पारित हुआ, लोकसभा में कब पारित हुआ, इसकी अधिसूचना कब जारी की गई, और पूरे भारत देश में 1 अप्रैल को ये लागू किया गया और 29 मार्च को ये राजस्थान में लागू हुआ। तो इस तरह से ईयर वाइज हमने इसकी चर्चा कर ली है, जो कि इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के लिए, समझने के लिए और एग्जाम पर्सपेक्टिव से पर्याप्त है। अब हम क्या देख रहे हैं? अब हम देख रहे हैं अपना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड क्रियात्मक अनुसंधान, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्शन रिसर्च। और इस लाइट कैमरा एक्शन में आपको क्या याद रखना है, इससे भी एक प्रश्न बनने की संभावना है। तो चलिए इससे रिलेटेड भी हम अपनी चर्चा कर लेते हैं ताकि हमारे एग्जाम में ये एक प्रश्न भी हमसे ना छूटे। अब क्रियात्मक अनुसंधान में आपको क्या चीज़ें याद रखनी है, वो की पॉइंट्स भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो क्रियात्मक अनुसंधान को इंग्लिश में एक्शन रिसर्च जिसे कहा जाता है, तो शिक्षा के क्षेत्र में एक्शन रिसर्च देने का श्रेय किसे जाता है? तो यहाँ पर हमें नाम याद रखना है, स्टीफन एम कोरे को जाता है, ठीक है। 1953 में एक पुस्तक थी जिसमें लिखा गया था, इस पुस्तक का नाम था विद्यालय की कार्य पद्धति में सुधार, और विद्यालय की कार्य पद्धति में सुधार नामक पुस्तक में ही एक्शन रिसर्च की बात की गई थी। विद्यालय की कार्य प्रणाली से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इस एक्शन रिसर्च में किया क्या जाता है? एक स्कूल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उसके सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, उसकी कार्य प्रणाली से संबंधित जो प्रॉब्लम है, तो कार्य प्रणाली से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाता है। और कैसे किया जाता है? वस्तुनिष्ठ रूप में किया जाता है। वस्तुनिष्ठ रूप क्या होता है कि इस जो भी समस्या समाधान जो हम करते हैं, जो हम निष्कर्ष निकालते हैं, वॉट एवर द रिजल्ट विल बी देयर, वो रिजल्ट, उस रिजल्ट से, उस परिणाम से सभी सहमत होते हैं। उस विद्यालय के जितने भी व्यक्ति हैं वो उस परिणाम से सहमत है, वो उस समाधान से सहमत है, तो उसको हम कहेंगे व्यक्तिनिष्ठ रूप में निकाला गया निष्कर्ष। यानी कि ये जो वस्तुनिष्ठ रूप है, इस वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव आंसर्स हमेशा सेम होते हैं। सेम होते हैं इन द सेंस कि अगर मैं कहूँ कि इस बात का ये आंसर है, भाई ये जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये 1526 में लड़ा गया, तो कोई नहीं मानेगा। तो यहाँ पर इसको अगर मैं बोलूँ कि 1576 में लड़ा गया, तो यहाँ पर इस तरह के जो आंसर्स है, जो कि युद्ध है कि प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया, तो अब ये कोई भी मना नहीं कर रहा है कि नहीं 1757 नहीं, ये तो 1857 में लड़ा गया था। तो 1757 इज अ कॉमन आंसर, ऑब्जेक्टिव आंसर विच इज एक्सेप्टेड बाय ईच एंड एवरी वन। तो जब ये आंसर हर एक व्यक्ति के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, उसको हम कहते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यानी कि जो आंसर है वो सभी के लिए कॉमन है, कोई इसमें अपना ओपिनियन एडप्ट नहीं करेगा। नहीं, प्लासी का युद्ध जो है 1757 में नहीं, 1752 में हुआ था। तो यहाँ पर हमारे पास उसके लिए प्रमाण है कि प्लासी का युद्ध केवल और केवल 1757 में ही आयोजित हुआ था। तो यहाँ पर उसी तरह से उस तथ्य को कहते हैं हम वस्तुनिष्ठ तथ्य, जो कि सभी के द्वारा स्वीकार होते हैं। तो क्रियात्मक अनुसंधान जो किया जाता है वो वस्तुनिष्ठ रूप में किया जाता है, और इसका उद्देश्य क्या होता है? समस्या का समाधान करना एक्शन रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव होता है। समस्या का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, विद्यालय की गतिविधियों में सुधार लाना।
ये एक लाइन आपको याद होनी चाहिए क्रियात्मक अनुसंधान में कि इसका बेसिक टारगेट जो है वो क्या है, विद्यालय का जितना भी सिस्टम है, जितनी भी एक्टिविटीज है, अगर उसमें कोई समस्या आ गई है तो उसमें सुधार लाना एक्शन रिसर्च का उद्देश्य है। समस्या का रूप कैसा होता है, संकुचित होता है, विद्यालय तक सीमित होता है। ये जो जितनी भी समस्या है ये हर विद्यालय में नहीं पाई जाती। एक प्रॉपर किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक विद्यालय में कोई प्रॉब्लम आ गई है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाता है तो दैट इज इन अ वेरी नैरो सेंस। वो ब्रॉड सेंस में नहीं होगा, नैरो सेंस में होगा, संकुचित स्तर पर, यानी कि बहुत छोटे लेवल पर विद्यालय पर ही सॉल्व कर लिया जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए, उसी तरह से एक विद्यालय की प्रॉब्लम जो है उसी विद्यालय में सॉल्व कर ली जाती है, तो उसको हम कहते हैं इसका स्तर जो है वो संकुचित होता है। सैद्धांतिक की बजाय ये व्यवहारिक होते हैं। सिद्धांत, इसमें किसी पेपर वर्क की बात नहीं की जा रही है कि चलो भाई लिखा पढ़ी करो, डॉक्यूमेंट्स बनाओ। यहाँ पर किसी अधिनियम की पेपर वर्क की बात ना होकर किसकी बात हो रही है, व्यवहारिक बात हो रही है कि अरे भाई यहाँ पर ये जो माड़ साहब हैं ये बहुत लेट आते हैं और दूसरे माड़ साहब जो हैं हमेशा वही इनकी क्लास लेते हैं, क्योंकि ये माड़ साहब अपने टाइम पर पहुँचते ही नहीं है क्लास में, तो इस वजह से दूसरे टीचर्स को इनकी क्लास लेनी पड़ती है। तो अब ये क्या किया जाए? तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में क्या हो रहा है, इसका स्तर जो है वो सैद्धांतिक बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल व्यवहारिक है। अब प्रिंसिपल ने भाई बुलाया तो उस टीचर ने बोला कि लेट होने का कारण ये है कि एक्सट्रीम प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक की वजह से मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ। तो अब प्रिंसिपल ने उनको जवाब दे दिया कि भाया ट्रैफिक की वजह से लेट होते हो तो ऐसा करो कि अपना टिप्पण लेकर आप 1 घंटा पहले घर से निकल जाओ, ताकि ट्रैफिक की प्रॉब्लम होने के बावजूद भी आप समय पर स्कूल पहुंच जाओ। तो इस तरह से ये जो समस्या का समाधान दिया गया है ये कैसा है, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल्स ऑफ एक्शन रिसर्च। तो यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन निकाला गया है ये अत्यंत संकुचित स्तर पर है और कैसा है, व्यवहारिक है। इसमें किसी भी अधिनियम की, डॉक्यूमेंट्स की, पेपर वर्क की जरूरत नहीं है, सैद्धांतिक नहीं है कि हमेशा माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ये सिद्धांत है, एक आदेश है। तो यहाँ पर एक्शन रिसर्च कोई सिद्धांत नहीं है, ये क्या है, व्यवहारिक रूप में परिणित करने की बातें हैं। व्यवहार रूप में आप इसे परिणित करेंगे और दैट्स इट, काम खत्म, सॉल्यूशन निकल गया, तो दैट इज व्यवहारिक। अब यहाँ पर प्राप्त निष्कर्षों का सामान्यीकरण नहीं किया जाता। इस एक्शन रिसर्च में जो भी रिजल्ट, जो भी समाधान हमें प्राप्त होते हैं उसका सामान्यीकरण नहीं होता है। सामान्यीकरण मतलब जर्नलाइजेशन। मैंने पहले ही बात करी कि एक स्पेसिफिक स्कूल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जा रहा है, तो इसका सामान्यीकरण कैसे किया जाएगा? सामान्यीकरण यानी कि हर स्कूल में उस संबंधित वो प्रॉब्लम है और हर स्कूल में उससे रिलेटेड मैंने सॉल्यूशन निकाल दिया। क्या ये सामान्यीकरण है? बिल्कुल। तो सामान्यीकरण मतलब जर्नलाइजेशन। जो भी समस्या का समाधान मैंने निकाला है वो सारी समस्याएं सारे स्कूल में है और सबकी जगह समान रूप से मैंने उसका समाधान भी निकाल दिया। सारे स्कूल में उस प्रॉब्लम, वो जो प्रॉब्लम है वो है और उसका मैंने सॉल्यूशन भी निकाल दिया इन ईच एंड एवरी स्कूल। ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर क्रियात्मक अनुसंधान में जो भी व्यवहारिक रूप से हमें निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वो केवल और केवल संकुचित स्तर पर एक विद्यालय तक ही सीमित होते हैं। उन निष्कर्षों का, उन समाधानों का कभी भी सामान्यीकरण नहीं किया जाता। यानी कि अन्य स्कूल में कोई दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है, उस दूसरी प्रॉब्लम के लिए दूसरे सॉल्यूशन अपनाए जाते हैं। यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय में, एक विद्यालय में छोटे स्तर पर किसी भी समस्या का समाधान संकुचित स्तर पर किया जाता है और इनको कभी भी व्यवहारिक रूप में सॉल्यूशन निकाल दिया कि भाई मार साहब आप ऐसा करना, लेट पहुंचते हो ट्रैफिक वजह से, तो आप ऐसा करना अपने घर से 2 घंटे पहले निकल जाना, ताकि ट्रैफिक की प्रॉब्लम होने के बावजूद आप समय पर स्कूल में पहुंच जाएं। अब ऐसा थोड़ी जरूरी है कि ये एक सिद्धांत बन गया और सारे स्कूल में अप्लाई कर दिया, जी नहीं। तो इसका सामान्यीकरण नहीं होता है। एक्शन रिसर्च में प्राप्त निष्कर्षों का, प्राप्त परिणामों का कभी भी सामान्यीकरण नहीं किया जाता है। सामान्यीकरण मतलब हर स्कूल में इन निष्कर्षों को अप्लाई नहीं किया जाता है। तो ये हमारी किसकी बात हुई? ये हमारी बात हुई एक्शन रिसर्च की बात हुई। अब हम बात करेंगे हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज आकलन, मूल्यांकन और मापन। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या एग्जाम में आता है, हमें क्या समझना है, उसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, जो क्योंकि हम जानते हैं कि बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है। तो यहाँ पर भी ये बहुत छोटी छोटी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं, पर इसमें से अगर एक क्वेश्चन भी आ जाता है तो हम जानते हैं
चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो यहाँ पर ये 1 मार्क्स की लड़ाई चल रही है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये कंपटीशन का युग है और कंपटीशन में एक क्वेश्चन इवन बच्चे पॉइंट्स में तक रह जाते हैं। तो इस वजह से हम कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जिससे आप एग्जाम में पॉइंट से रह जाएं। तो उसी पॉइंट्स को कवर अप करते हुए ये छोटा सा सेक्शन है जो कि हमें याद रखना है कि आकलन, मापन और मूल्यांकन में क्या डिफरेंस है। आकलन क्या होता है? तो आकलन एक अनौपचारिक प्रक्रिया है, ठीक है, इनफॉर्मल तरीका है, अनौपचारिक प्रक्रिया है और विकास के किसी पहलू का आकलन किया जाता है, असेसमेंट, ठीक है। विकास का कोई डायमेंशन है, उसका असेसमेंट कर रहे हैं, तो उसको हम बहुत अनौपचारिक प्रक्रिया है और अनौपचारिक प्रक्रिया से ही वो संपन्न होता है, उसको हमने कह दिया आकलन। लेकिन हमारे शैक्षिक जगत में क्या है? मापन और मूल्यांकन। मापन यानी कि अंकिक मान देना, अंकिक मान प्रदान करने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ गिविंग मार्क्स इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड मापन, इज कॉल्ड मेजरमेंट, राइट। और मूल्यांकन क्या हुआ? इवैल्यूएशन। और इवैल्यूएशन में अंक नहीं होते हैं, क्या होते हैं? शैक्षिक व्यवस्था में सभी प्रक्रियाओं में सुधार के संबंध में क्या किया जाता है? मूल्यांकन। इवैल्यूएशन इज डन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग दी डूइंग द काइंड ऑफ रेक्टिफिकेशन। जो भी सुधार है, जो भी रेक्टिफिकेशन है, उससे संबंधित जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको हम कहेंगे मूल्यांकन। यानी कि जितनी भी शैक्षिक व्यवस्था में जो प्रक्रियाएं हैं और सुधार अपनाया जा रहा है उसको हमने कह दिया मूल्यांकन। लेकिन अंकिक मान प्रदान करना किसी प्रक्रिया को, उसको हम कहते हैं मापन। और आंकलन तो क्या होगा? विकास के किसी पहलू से संबंधित होता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि मूल्यांकन में 3 बातें आपसे एग्जाम में जरूर पूछी जाती है, उसमें भी आप फूल पत्ती चांद सितारा बना लीजिए, जो कि है वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता। तो वैधता क्या हो गई? आपकी वैलिडिटी। उस उद्देश्य की पूर्ति करता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। जिस उद्देश्य के लिए उस क्वेश्चन को या उस तथ्य को बनाया गया है वो उस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, तो वो क्या होगा? मूल्यांकन में वैधता वाले पॉइंट को कवर अप करता है। यानी कि जिस उद्देश्य के लिए, ज्ञानात्मक उद्देश्य के लिए बनाया गया है, भावात्मक, क्रियात्मक, तो हम लिखते हैं ना लेसन प्लान में कि ये बच्चा ये सब जानने के बाद में ये गतिविधि कर सकेगा। तो ये क्या है? वैधता, यानी कि उद्देश्य की पूर्ति होना, जिस उद्देश्य के लिए उसे बनाया गया है। जैसे जुडिशियल रिट्स में आप देखते हैं क्वा वारंटो वाला जुडिशियल रिट्स होता है, तो क्वा वारंटो में पूछा जाता है कि भाई किस अधिकार से आपने ये पद धारण कर रखा है। तो उसी तरह से यहाँ पर इसका किस उद्देश्य से ये जो क्वेश्चन है वो बनाया गया है, क्या उसका उद्देश्य पूरा हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे वैधता या वैलिडिटी। फिर आपका आता है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। प्राप्त अंकों में समय के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी वो मूल्यांकन कैसा होगा? विश्वसनीय होगा। फिर वस्तुनिष्ठा, यानी कि प्रश्न के उत्तर में परीक्षक की रुचि, भावनाएं, संवेदनाएं प्रभावित न करें। परीक्षक की रुचि और भावनाएं उत्तर को प्रभावित नहीं करनी चाहिए, तभी हम उस तरह के मूल्यांकन को कहेंगे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन। अब अगर किसी का जो परीक्षक है उसका अपनी वाइफ से लड़ाई हो गई और वाइफ से लड़ाई होने के बाद में वो एग्जामिनेशन की कॉपीज चेक करने बैठा, तो उसमें वो कोई आंसर पढ़ता है और उसमें 5 में से 1 ही नंबर देता है। फिर उसने दूसरा आंसर पढ़ा और 4 में से 2 ही नंबर दिए, तो ये क्या हुआ? ये व्यक्ति निष्ठा हुई। यानी कि परीक्षक अपने हिसाब से मूल्यांकन कर रहा है, उसे हिसाब से कुछ भी वो मार्किंग कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये सुधार पहलू में जो मूल्यांकन की हम बात करते हैं, इसमें वस्तुनिष्ठा मतलब परीक्षक के जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, जो रुचि है, वो किसी भी तरह से, किसी भी डायमेंशन से प्रश्न के उत्तर को प्रभावित नहीं करती है। तो ये हमने देखा कि मूल्यांकन में आता है आपका विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठा। ये तीनों पॉइंट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं अपने पॉकेट पॉइंट पर, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अब ये कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन है क्या, इसकी हम चर्चा कर लेंगे थोड़ी सी, जो कि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए, राइट। अब कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसमें हमें क्या पढ़ना है? तो ये जो सीसी है, इसमें मूल्यांकन प्रणाली जिसमें विद्यार्थी के विकास के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। विद्यार्थी का जो विकास है, क्योंकि मूल्यांकन हमने देखा और मापन देखा। मापन क्या है? केवल और केवल अंक प्रदान करना इज मापन, मेजरमेंट।
और मापन किसका भाग है? मूल्यांकन का भाग है, क्योंकि मूल्यांकन समग्र विकास की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। तो इस मूल्यांकन में विद्यार्थी के विकास के सभी पहलुओं पर जब ध्यान दिया जाता है तो इसे मूल्यांकन कहा जाता है। ठीक है, न केवल शैक्षिक बल्कि सहशैक्षिक गतिविधियों का भी मूल्यांकन किया जाता है। सीसीई में क्या किया जा रहा है? न केवल शैक्षिक एजुकेशनल जो एस्पेक्ट्स हैं उनको तो ध्यान में रखा ही जा रहा है, प्लस सहशैक्षिक गतिविधियों का मूल्यांकन भी इसमें किया जाता है। शैक्षिक कमियों का निदान किया जाता है, जो भी ड्रॉबैक्स हैं उनका पहले कारणों को जाना जाता है और फिर उन कारणों का समाधान किया जाता है। निदान यानी कि कारण, तो कारण यहाँ पर पता लगाए जाते हैं दैट व्हाट आर द ड्रॉबैक्स, व्हाट वी आर लैगिंग बिहाइंड। तो शैक्षिक कमियों के कारण को जाना जाता है और उनका उपचार किया जाता है। सीसीए एक ब्रॉड एस्पेक्ट है, एक व्यापक प्रक्रिया है। यह न केवल परीक्षा पर ध्यान देती है बल्कि कौशल पर भी बल देती है, यानी कि स्किल्स। बच्चा केवल परीक्षा में पास हो गया और वो सबसे सुप्रीम है, ऐसा नहीं है। बच्चे को ऑलराउंडर बनाना इसका ध्येय है। तो यहाँ पर जब बच्चे को ऑलराउंडर बनाना है तो सीसीई में क्या करना होगा? न सिर्फ परीक्षा बल्कि स्किल्स पर भी बहुत। तो फ्रेंड्स, हम जो सीसीई की चर्चा कर रहे हैं उसमें हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या जाननी है? तो हमें यह देखना है कि सीसीई में अंकों को ग्रेड में परिवर्तित कर दिया जाता है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हुआ हमारा। फिर ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है और समेटिव असेसमेंट है, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है ये आप जानें कि प्रारंभिक और निर्माणात्मक परीक्षण एफए को ही कहा जाता है और एसए को, समेटिव असेसमेंट को योगात्मक परीक्षण कहा जाता है। फिर आप नेक्स्ट में देखें कि इसमें एफए में मौखिक परीक्षाओं द्वारा कार्य में जो प्रदर्शन किया गया है उसका मूल्यांकन किया जाता है। ये परीक्षण एक शिक्षण सत्र में 4 बार आयोजित होते हैं। ये कुल ग्रेड्स के 40% होते हैं। टोटल जो ग्रेड्स है उसमें 40% एफए का होता है। ये विद्यालय स्तर पर ही आयोजित किए जाते हैं। ये हमने तथ्य इस पे देख लिए एफए से रिलेटेड। एसए से रिलेटेड हमें देखना है कि ये लिखित परीक्षण होते हैं। एफए से संबंधित हमने क्या देखा कि ये मौखिक होते हैं, और एसए से रिलेटेड हम क्या देख रहे हैं कि ये लिखित परीक्षण होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं कि आयोजन एक शिक्षण सत्र में कितनी बार होता है? 2 बार होता है। फिर पहले 2 एफए आयोजित किए जाते हैं, फिर 1 ऐसे, और अगली बार फिर वापस 2 ऐसे आयोजित किए जाते हैं और उसके बाद वापस 1 ऐसे होता है। तो इस तरह ऐसे का जो अंक भार है, समेटिव असेसमेंट का जो अंक भार है वो कितना है? 30% होता है। ठीक है, इसका मार्क्स वेटेज जो है वो 30% होता है ऐसे का, और हमने एफए का देख लिया 40% मार्क्स वेटेज होता है। तो इस तरह से इसका मार्क्स वेटेज हमने देखा। लिखित परीक्षण कौन से हैं, मौखिक परीक्षण कौन से हैं, ये हमने जान लिया। कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में ये पूरे सत्र में कितनी बार आयोजित होते हैं ये हमने देख लिया, और इस तरह से हमारी ये चर्चा पूरी हुई। तो आपको इस पूरे वीडियो में क्या चीज़, कौन सा एग्जाम्पल, कौन सा एक्सप्लेनेशन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। एंड कीप लर्निंग एंड कीप गोइंग इन योर लाइव्स एवरी टाइम। टिल देन, थैंक यू ऑल ऑफ यू।